वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नोट्स वगैरह अच्छे से बना रहे होंगे, सभी लोग हंसी खुशी होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे, ज़्यादा चिंता न करते हुए चिंतन कर रहे होंगे पढ़ाई के बारे में। और कुछ बच्चों का कमेंट भी था जिसको कि मैं देख सकता हूं कि कमेंट में किसी एक शैलजा जी थी, शैलजा जी ने पूछा था कि सर रचनावाद और संरचनावाद एक ही होता है क्या या फिर अलग अलग। तो देखिए पहले मैं कमेंट वाला डाउट बता देता हूँ क्योंकि वो भी जरूरी है। देखिए रचनावाद जो होता है, रचनावाद अलग चीज है, संरचनावाद अलग चीज है, दोनों अलग चीजें हैं। देखिए संरचनावाद आप पढ़े थे विलियम वुंट, और रचनावाद के जो जनक है वो है वाइगोस्की। आप पढ़े ना, जो सामाजिक निर्मितवाद की बात करते हैं। आप पढ़े होंगे उस दिन के वीडियो में कि निर्मितवाद को 3 भागों में बांटा गया। एक सामाजिक निर्मितवाद जिसको वाइगोस्की थे, वही वाइगोस्की उसी को बोला जाता है रचनावाद। और एक था संज्ञानात्मक निर्मितवाद जिसके जीन पियाजे थे, और एक ने आपने पढ़ा था त्रिज्यीय निर्मितवाद जिसके कौन थे, जेरोम ब्रूनर। और संरचनावाद क्या होते हैं, विलियम वुंट, जिन्होंने संरचना बताया था और कि मस्तिष्क संरचना क्या होती है, कैसी होती है, उसको ऊपर अध्ययन किए थे संरचना को लेके। अब विलियम जेम्स आते हैं जो कि कार्य को लेकर अध्ययन करते हैं कि चेतना कैसे कार्य करती है, इसलिए उसको प्रक्रियात्मक बोलते हैं। और चेतना की रचना कैसी है, उसका डिजाइन कैसे, से संरचनावाद कौन है, विलियम वुंट है। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि संरचनावाद अलग है, विलियम वुंट का सेक्टर है, रचनावाद अलग है, वाइगोस्की का है। और किसी और का भी है, मैं देख लेता हूं। तो इसमें गांधी जी ने पूछा सर नियामक विधायक क्या होता है। तो देखिए जिसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो मनोविज्ञान की प्रकृति नियामक और विधायक है। विधायक है, देखिए विधायक उन चीजों को बोलते हैं जिन चीजों में तथ्यों की बात की जाती है। जब बात हो फैक्ट के ऊपर, तथ्यों के ऊपर, तो चीजें क्या होती हैं, विधायक होती हैं। और नियामक उन चीजों के लिए प्रयोग करते हैं जब बात की जाती है मूल्यांकन। जब किसी का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन के बाद बताया जाता है, वो चीजें क्या होती है, नियामक। साइकोलॉजी के हिसाब से देखिए नियामक उन चीजों के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें बात होती है मूल्यांकन की। तो देखिए साइकोलॉजी में क्या होता है, एक व्यक्ति है और आप कोई भी साइकोलॉजी लेंगे, उसके बिहेवियर को आप देखते हैं क्या है, कैसे है, क्यों, तो आप क्या करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो। ओवरऑल साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, मूल्यांकन। इसलिए साइकोलॉजी की प्रकृति, नेचर कैसा, नियामक। लेकिन साथ में बात की जाती है साइकोलॉजी में कई तथ्यों की भी बात की जाती है, फैक्ट भी होते हैं साइकोलॉजी के अंदर जो आप सिद्धांत पढ़ते हैं। इसलिए साइकोलॉजी कैसा, विधायक। तो देखिए इसलिए बोला जाता है साइकोलॉजी का नेचर, बाय नेचर साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट है कैसा, इस नियामक भी है और साथ में कैसा है, विधायक भी है। तो आप समझ गए होंगे नियामक को विधायक किसे कहते हैं। एक में तथ्यों की बात की जाती है, एक में अलग। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा था, चिंतन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो भी आपको डाउट रहे वो डाउट पूछ लिया करें। मैं पिछले क्लास में लेते आना चाहिए था, मैं भूल गया था। पर आपको जो भी डाउट रहे कमेंट में जरूर पूछ लिया करें, क्योंकि यदि आप पूछेंगे तभी डाउट क्लियर होंगे। साइकोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो, डाउट का क्लियर होना जरूरी है। जितना ज्यादा आप डाउट को क्लियर करते हैं, छोटा छोटा पूछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोल लीजिएगा सर मेरा नाम मत बताइएगा, बस डाउट बता दीजिएगा, शर्म लग रही होगी पूछने में, तो नाम ना बताए सिर्फ डाउट बता दूंगा। पर देखिए चाहे कितना भी छोटा हो, संशय मात्र भी हो, तो डाउट पूछ लीजिए, उस चाहे खुद ही क्लियर कीजिए चाहे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वीडियो 2 मिनट लंबी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पढ़िए। लेकिन यदि डाउट क्लियर है तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आती हैं, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो ऐसे आपको चीजों को याद करना पड़ता है। तो देखिए हम चिंतन पढ़ रहे थे, चिंतन हमने पढ़ा था कि समस्या के साथ शुरू होती है और समाधान पे जाके खत्म होती है। जो कि हमने चिंतन पढ़ा कि समस्या के साथ शुरू होती है, समाधान पे जाके खत्म होती है, दोनों के जो बीच की कड़ी वो क्या है, चिंतन है। और बीच की कड़ी में पूरी एक प्रक्रिया चलती है जिसमें विकल्प आते हैं, विकल्पों का आप चयन करेंगे, सारी चीजें होती हैं जिसे हम चिंतन के जो सोपान कहे जाते हैं वो चीजें, इस पूरी प्रक्रिया को चिंतन के सोपान बोलते हैं, चरण बोलते हैं। किस किस चरण से चिंतन गुजरता है वो भी पूछता, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। तो ये आपने पढ़ा था चिंतन, क्या आपने पढ़ी थी, विशेषताएं क्या, कि चिंतन के अंदर उसकी क्वालिटी क्या, विशेषताएं क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। और चिंतन के बारे में आपने समझा था कि कैसे एक मानसिक प्रक्रिया है, कैसे एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, इन सभी चीजों के बारे में आपने पढ़ा था। चिंतन के आप तत्व या साधन भी पढ़ चुके थे कि चिंतन करने के लिए किन किन 4 साधनों की जरूरत सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि उसमें से कोई एक भी गायब तो चिंतन खत्म। तो आपने साधन भी पढ़े थे।
साधन के बाद आपने ये भी पढ़ा था कि चिंतन में भाषा होती है, बोली जाती है, व्यक्ति खुद ही बोलता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए चिंतन को आंतरिक भाषण भी बोलते हैं। तो ये चीज भी आपने पढ़ा था। उसके बाद यदि आगे की ओर बढ़े तो चिंतन में अब आगे पढ़ेंगे चिंतन के प्रकार। बोला था कि अगले टॉपिक में आएगा चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार, तो देखिए एक एक को पढ़ेंगे बारी बारी से। होते 4 प्रकार हैं। होते कौन से 4 प्रकार होते हैं? जैसे पहला मूर्त चिंतन, दूसरा अमूर्त चिंतन, तीसरा कल्पनात्मक चिंतन, चौथा मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, और एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, जो आपके दिमाग में नहीं भी उठ रहा होगा, पर जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, क्या बनना है? प्रतिभाशाली नहीं, ऑफलाइन तक के बच्चों को हमेशा डांटता रहता हूँ, बनना है आपको क्या? सृजनशील। तो कौन सा चिंतन? सृजनात्मक चिंतन। चिंतन के 4 प्रकार है, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। इसके और भी नाम होते हैं, तो सारे नाम देख लेते हैं। जैसे मूर्त चिंतन को बोला जाता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अमूर्त चिंतन को बोला जाता है प्रत्ययात्मक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, प्रत्ययात्मक चिंतन, या इसी को संप्रत्यात्मक चिंतन बोलते हैं। संप्रत्यात्मक चिंतन। और देखिए कल्पनात्मक चिंतन को तार्किक चिंतन भी कहते हैं, इसी को विचारात्मक चिंतन भी कहते हैं, और देखिए सृजनात्मक चिंतन को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कौन सा चिंतन कहते हैं? अभिसारी के अपसारी? अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन कहते हैं? अपसारी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे के अंदर आप पढ़ा सकते हैं, रटा सकते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जो बच्चों को आना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि उनके अंदर आप एक चिंतन का विकास कीजिए, चिंतन कौशल का क्या कीजिए? विकास कीजिए, ताकि बच्चे जब भी कोई समस्या आए तो उस पर चिंतन कर सके, उन समस्याओं को खुद ही हल कर सके, और हल करने के बाद उससे चीजों को सीख सके। क्योंकि आपको भी पता है कि रटा कर याद कराकर चीजों को नहीं सिखाया जा सकता। खुद ही आप सोचिए कि आप जिस प्रोसीजर से पढ़ते आए, हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग होंगे कि उसी प्रोसीजर से पढ़े होंगे, प्रक्रिया से, कि वो चीजों को रटे हैं, याद किए हैं। आपकी गलती नहीं थी, जायज बात है, शिक्षक की थी कि उसने बराबर आपको रटाया, याद कराया, वही चीज आपने किया। और देखिए आज टेक्नोमेट्री भले से लगाने आता हो, लेकिन मालूम नहीं कि यूज कहाँ करते हैं, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। फिजिक्स में पढ़ लिए गुरुत्वाकर्षण, फ्रिक्शन से लेकर सभी चीजें, पर मालूम ही नहीं कि यूज कहाँ करते हैं, क्या होता है, किस जगह यूज, क्योंकि आपने उसे रटा है। इसलिए बोला जाता है जब आप लोग भविष्य के मेरे शिक्षक हो, जब आप सभी जाइएगा तो बच्चों का चिंतन का विकास करिएगा, ताकि वो बच्चा आगे चल के समस्याओं को चिंतन करे, हल ढूंढ के फिर उनसे सीखे। तब वो अच्छी तरीके से चीजों के बारे में सीखेगा। जब वो खुद चीजों को सीखेगा तो उसे पता होता है कि इन चीजों का किन जगह पर कैसे विकास किया जाए, और यही सबसे जरूरी चीज है। तो समझ गए भावी शिक्षकों? तो देखिए, और शिक्षक तो आप हैं, क्योंकि छोटे भाई बहन किसी न किसी को आप ज्ञान तो देते ही होंगे, और जब ज्ञान की बात दे ही रहे तो आप क्या हो गए? शिक्षक। गुरु का मतलब वो नहीं जो क्लास में खड़ा होकर पढ़ाता, गुरु का मतलब हर वो व्यक्ति जो आपको सलाह या ज्ञान देता है, तो आप भी देते ही हैं। तो देते समय इन बातों का ध्यान रखा करिए। ये सिर्फ एक टीचर की बात नहीं है, ये बात हर माता पिता, भाई बहन, जो बड़े भाई बहन होते हैं घरों में, माता पिता होते हैं, सभी को समझने की बात है। क्योंकि आज के पेरेंट्स में भी ये बात देखी जाती है, यदि बात की जाए तो आज के जो माता पिता, उनमें भी बात देखी जाती है। मैक्सिमम केस में मैं देखा हूँ और देखता भी हूँ कि वो भी फोकस करते हैं चीजों को याद करने के बारे में। ये चीज ज्यादा जरूरी है, इसको याद करो। मतलब बच्चे की रुचि किस में है आप नहीं ध्यान देते, बच्चा सीखना क्या चाहता आप नहीं ध्यान देते, बच्चे के सीखने का तरीका क्या है
आप समझते हैं कि हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है। कहा जाता है, शिक्षण में सबसे अच्छी लाइन है, यदि कोई बच्चा गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने गलत कर रहा है, वो गलत सवाल लगाया है। कोई बच्चा यदि गलत सवाल लगाता है तो इसका मतलब होता है उसके सीखने का तरीका ही क्या दूसरा है। यदि कोई शिक्षण में बात कही जाती है, जो पूरा साइकोलॉजी शिक्षण पढ़ते हैं उसका मूल बात जो यही होता है, यदि कोई बच्चा गलत कर रहा है, यदि आप एज ए टीचर है, एक भाई बहन है, एक माता पिता है, तो मैं आपसे यही एक बात कहना चाहूंगा जो सबसे जरूरी बात है कि इतना बात तो आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि आपके बच्चे हैं या छोटे भाई बहन हैं, आपने कुछ पढ़ाया और वो चीजों को गलत कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि यदि वो सामने वाला बच्चा गलत कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि बच्चा गलत है। इसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे के सीखने का तरीका सभी बच्चों से क्या है, अलग है। और ये आपका काम है जानना कि वो कैसे सीख सकता है। और यही काम एक गुरु को होता है। गुरु का काम ज्ञान देना नहीं है, गुरु का काम होता है ये पता लगाना कि सामने वाला बच्चे के सीखने का तरीका क्या है, इसको कैसे सिखाया जा सकता है, उस तरीके को पता लगाकर उसको सिखाना। ज्ञान देना तो बड़ा नॉर्मल बात है, किताब खोलेने के सभी दे देंगे, लेकिन सबसे सही बात जो होती है, और यही बात मैं कहता हूँ चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक गुरु के तौर पे, चाहे पेरेंट्स कुछ भी हो, यदि पढ़ा रहे हैं और बच्चे गलत कर रहे हैं तो डांटिए मत। आप ये पता करिए वो क्यों गलत कर रहा है, किस वजह से गलत कर रहा है। क्योंकि वो यदि वो गलतियां कर रहा है तो मतलब उसके सीखने का तरीका सबसे हट के है। और जो बच्चे हट के होते हैं वही बड़े हट के नाम बनाते हैं। इससे पहले पता किया करिए उनके सीखने का तरीका क्या होगा सबसे अलग। जरूरी नहीं कि वर्मा जी का लड़का 100 में 99 लाया है तो आपका भी लड़का भी 100 में 99 के पीछे पड़ जाएगी। आप पहले ये पता करिए कमी कहाँ है। अब आप बच्चों के ऊपर टूट जाते हैं, पीटने लगते हैं। खैर देखिए, अरे बात की जाए चिंतन के ऊपर, मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जैसे नाम से पता, मूर्त मतलब होता है जो चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं वो चीजें क्या होती है, मूर्त। यदि बात की जाए उन वस्तु उन चीजों के बारे में चिंतन किया जा रहा है जो चीजें आपके सामने हैं, तो उसे बोला जाता है मूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब जो वस्तु आपके सामने नहीं होती, जिसका आप इमेज क्रिएट करते हैं मस्तिष्क के अंदर, वो कौन से चिंतन होते हैं, अमूर्त। देखिए, मूर्त चिंतन के अंदर उन चीजों के ऊपर चिंतन किया जाता है, जैसे मान लीजिए नल है, टूट गया है, अब कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, तब बकायदे नल को देखते हैं, अच्छा गड़बड़ हो गई है, अब इसको बनाना होगा। तो आप वहां पे मूर्त चिंतन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उसको बनाने के पीछे आप ढेरों चिंतन करते हैं, आप कोशिश बहुत करते हैं, कई तरीके से खराब हो जाती है, आप बहुत जुगाड़ बैठाते हैं, पर आप उसे देख के कर रहे हैं। तो किस तरह का चिंतन है, मूर्त चिंतन है। उससे प्रत्यक्ष मतलब होता है जो चीजें सामने प्रत्यक्ष रूप में हो, इसलिए बोला जाता है कि सामने है प्रत्यक्ष रूप में, इससे बोला जाता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। देखिए, नाम से पहले पकड़िए, लिखवा दूंगा मैं, चिंता मत करिए, पहले समझ लीजिए, लिखवाने का मैं करवा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अमूर्त चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें अमूर्त मतलब जो चीजें सामने ना हो। अब आपसे कहा जाए कि उस दिन हम लोग आ रहे थे तो वहां गिर गए थे बाइक से, हमको लगता है सामने वाले की गलती थी। दूसरा बोला ना, सामने वाले की नहीं थी, तुम्हें ही हड़बड़ा गया था। तो नजर यहाँ से बगल में तू ताक रहा है, कहीं और नजर गड़ाए हुआ है, सामने देख ही नहीं रहा है, तो काहे नहीं गिरेगा। अब बात हो गया वहां पे कि भाई अब दोनों दोस्त जो बैठ के चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन उस चीज पे कर रहे हैं जो चीज उसके सामने नहीं है, वो भूतकाल में घटित हुआ है, उसको पता नहीं है, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। वो सारी इमेज उनके दिमाग के अंदर चल रही है। अमूर्त रूप में क्या होता है, चीजें या संप्रत्यय या बोलते हैं बिंब, बिंब मतलब होता है इमेज या फोटो, वो चीजें दिमाग में चलती हैं और आप उसके ऊपर विचार करते हैं। नहीं, हम कहाँ देख रहे थे, और तू बोला था तो हम पीछे से घूम के देखे थे, थोड़ी ना इसे घूमने में इसे सामने नहीं दिखा देता। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन उन चीजों के बारे में की जाती है जो चीजें सामने नहीं हुई है, पर आप मस्तिष्क में उनका इमेज लाते हैं, प्रतीक संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनका इमेज लाते हैं और इमेज ला के उनके बारे में सोचते हैं। जैसे बोला जाए कि ताजमहल जो है, ताजमहल में कितने मीनारे हैं, आप ताजमहल का इमेज लाते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि इतने मीनारे हैं। जैसे छोटे बच्चों के सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि छोटे बच्चों को बोला जाता है गाय का निबंध लिखिए, तो बच्चा थोड़ी ना पेज लेके दौड़ जाता है कि नहीं गाय सामने रखेंगे, गाय को फिर देखेंगे, नहीं एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, ऐसे नहीं। तो जब बात होता है अमूर्त चिंतन की, तो बात होती है कि छोटा बच्चा जब क्लास में बैठता है तो अपने मस्तिष्क में इमेज बनाता है कि गाय होती कैसी, अलग अलग रंग की होती है, एक पूंछ होता है, 2 आंख होता है, 2 सिंग होता है, गाय के दूध से ये चीजें बनती है, 4 पैर होते हैं। तो ये सारी चीजों कैसा चिंतन कर रहा है, अमूर्त चिंतन कर रहा है, तो उसी बोला जाता है अमूर्त चिंतन। या उस बोला था ना, संप्रत्यय किसे कहते हैं, जिस चीज का नाम पता हो उसे आप पहचान लेते हो, साथ में उसकी क्या कर ले, व्याख्या।
गाय का नाम बच्चा जानता है, गाय जाती रहेगी पहचान लेगा, 4 लाइन उसके बारे में बता भी देता है। तो उसी को बोलते हैं संप्रत्यय। तो चूंकि अमूर्त चिंतन में संप्रत्यय का प्रयोग करता है बच्चा, इसलिए बोलते हैं प्रत्ययात्मक चिंतन या संप्रत्ययात्मक चिंतन। अगला देखिए, कल्पनात्मक चिंतन कौन सी होती है? जब भविष्य की कोई बात या अभी की कोई बात आप दोस्त लोग उठाते हैं और कल्पना करने लगते हैं, एक लॉजिकल तरीके से आप कल्पना करते हैं। जैसे याद होगा कि आप लोग जब इंटर में रहे होंगे, तो इंटर में जब बच्चे बैठते हैं तो फिर 4 दोस्त, तो उनके दिमाग में तुरंत उठता है, बड़े जोश में रहते हैं, जुनून में रहते हैं। स्टेनले हॉल वाला कथन याद होगा कि आधी तूफान वाली अवस्था रहती है। तो उसमें लगता है घर वाले कुछ ना कमाते हैं, हम रहते हैं इनके जगह ना लाखों कमा लिए रहते हैं, इसको ऐसे करते फिर यहाँ से ऐसे करते, इसको ऐसे कर लेते तो यहाँ इतना कमाई हो जाता। तो वो कैसी चिंतन कर रहे हैं? कल्पनात्मक। और उसमें क्या होता है? ढेरों विचारों का प्रयोग करते हैं बच्चे। उसमें क्या होता है? तर्क, लॉजिकल बातें की जाती हैं। तो कैसे चिंतन होते हैं? वो होते हैं कल्पनात्मक चिंतन। जैसे पेपर है, अब यूपी टेट का पेपर होने के बाद आप बैठ के सोचते हैं अच्छा पहले सीडीपी कर लेंगे, और फिर सर बड़ा बढ़िया पढ़ा है, सीडीपी कर लेंगे पहले चट से, 30 में मारेंगे 28 29, उसके बाद फिर मैथ यार मैथ तो कर लेंगे बढ़िया। अब जिस बच्चे को मैथ गड़बड़, बोलेगा नहीं मैथ नहीं करेंगे, पहले पहले करेंगे ईवीएस। तो कौन सा चिंतन कर रहा है? कल्पनात्मक। आपको नहीं मालूम पेपर कैसा, उसको अमूर्त गलती से मत समझिए। अमूर्त होता है जिसका इमेज बन जाए। सीडीपी में क्या क्वेश्चन आएगा थोड़ी ना पता है, आप इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि आएगा तो हम ऐसा करेंगे। तो कैसा चिंतन होता है? वही होता है कल्पनात्मक। आप तर्कपूर्ण करते हैं कि इसको पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ये चीज हमको नहीं आती, इसको लास्ट में रखेंगे। अरे टाइम अरे 10 मिनट बचा और 30 क्वेश्चन बच गया, तो तुक्का मार देंगे, तुक्का में बी भी मारेंगे। कोई सोचता नहीं ए वाला मारेंगे, मेरा नाम अर्पित ए से शुरू होता था, ए मारेंगे। तो तर्कपूर्ण होता है तार्किक चिंतन, या इसी को बोलते हैं कौन चिंतन? विचारात्मक चिंतन, विचार करता है। सृजनात्मक चिंतन कैसे करते हैं? अगला चिंतन जो कि सबसे जरूरी चीज है, और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर या भाई बहन छोटे जो भी हो, अब आप किस परिस्थिति से गुजरे वो अलग बात थी, पर आगे आने वाली जनरेशन आपके छोटे भाई बहन होंगे, बच्चे होंगे, तो उनकी देखिए उनके उनके लिए आप परिस्थिति बदल सकते हैं। तो हमेशा साइकोलॉजी कहता है कौन सा चिंतन करवाना है? सृजनात्मक या सृजनशील। जिसमें सृजनात्मक चिंतन वो होता है जिसमें एक तथ्य होता है, एक लाइन होता है, बच्चे उसमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों को देते हैं। जैसे आपने कोई चीज पूछा, जो चीज आपने पूछा उसमें बच्चे अपना कुछ मिक्स करते हैं, मिक्स करके एक नई बात आपको बताते हुए, तो सृजनात्मक चिंतन। जैसे अब एज ए टीचर आपको सृजनात्मक चिंतन कहना है, बताना है बच्चों को, या उसका विकास करना है, सॉरी उसका मान लीजिए विकास करना बच्चों के अंदर। बच्चे नॉर्मल है, आप थोड़ी ना बोलेंगे कि बच्चों को कि तुम्हें सृजनशील चिंतन करना है, तुम मूर्त वाला करता अमूर्त वाला, तुमको सृजनशील करना है, गलत है। तो ऐसा नहीं होता है। या तुम अभिसारी चिंतन करता है, तुमको सृजनशील बनना है, सृजनशील, ऐसा नहीं। आप एक टीचर है तो आपके उनके अंदर ये गुड डेवलप करना है, बच्चों के अंदर ये क्वालिटी है पर उसको निखारना है। बोलते हैं ना साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या, निहित प्रतिमान जो बच्चों के अंदर है क्वालिटी दबी हुई, उसको बाहर निकालना, निहित प्रतिमानों को उजागर करना है। जो है मॉडल के अंदर सृजनशीलता बाकी चीज, उन सभी कौशलों को बाहर निकालना, उसे उजागर करना और ज्यादा विकसित करना, यही काम एक टीचर का है। ज्ञान देना नहीं हो तो बहुत पुरानी बात थी। देखिए सृजनात्मक चिंतन क्या होता है? जिसमें बच्चे कई तथ्यों पे अपने तरीके से विचार करते हैं। जैसे उदाहरण लीजिएगा कि आप सभी पढ़े होंगे, जैसे टुंडा प्रदेश होते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है, इग्नू बना के रहते हैं, बर्फ का घर बना के रहते हैं। अब एक बार देखिए, एज ए टीचर आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, आप खुद ही यदि जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो हमको लगता है मैक्सिमम जाएंगे ना तो सीधे पढ़ा देंगे। देखो आज का टॉपिक है टुंड्रा प्रदेश, यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है, जो कुछ का पेड़ मिलते हैं वो त्रिकोणाकार वाले होते हैं, देवदार वाले वृक्ष, नहीं तो वो भी नहीं मिलते और जगह। बर्फ की मोटी परत होती है, मछली पानी में रहती है, मोटी परत कंबल का काम करती है, इसलिए पानी के अंदर मछली जिंदा रहती है। और मछलियों की चर्बी जला के गर्मी प्राप्त करते हैं। आप सारी चीजें उनको बयान कर देते हैं, मतलब एक तरह से बोला जाए जिसको बोला जाता है व्याख्यान विधि या चॉक एंड टॉक मेथड। आप सारी चीजें उनको बयान कर देते हैं, पर जो सबसे जरूरी चीज है, इसी चीज को बोला जाता है कि शिक्षण कौशल में या मनोविज्ञान में, कि आपको देने का तरीका अलग होना चाहिए। आपको बच्चों को बताना है कि देखो टुंडा प्रदेश जो होता है और बहुत ज्यादा बर्फ करता है, बहुत कड़क की ठंडी पड़ती है। जैसे आप मान लीजिए आप ही स्टूडेंट बच्चे हुए, बोलेंगे कि आप बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, मतलब एकदम मोटी बर्फ जमी रहती है। पूछेगा सब बहुत बर्फ, अरे एकदम मोटी, कहीं जमीन नहीं दिखने लगा, सब सफेद सफेद बर्फ। पहले तो उसको दिमाग में ये अगर ये मिल जाता खाने को तो बड़ा मजा आता, यहाँ रहता तो हम बड़ा बर्फ खाते। तो वो उसके विचार शुरू हुए, अब उसके विचार को सही दिशा में आपको ले जाना होगा। तो आप बोलते हैं
कि देखो मतलब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, एकदम कड़कड़ा जाते हैं लोग वहां पर। तो अच्छा सोच के बताओ कि वहां के लोग रहते कैसे होंगे। यहाँ इतना ठंडी में तुम स्वेटर पहन ले तो वहां के लोग क्या पहनते होंगे। अब वो अपने विचार शुरू करेगा कि नहीं स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर में ठंडी चली जाएगी, सर 2 स्वेटर पहन लेंगे, 2 में चली जाएगी, तो वहां चला जाता है 2 में। अब वो बच्चा उस पर विचार करना क्या करेगा शुरू, वो नया ऑप्शन ढूंढेगा कि सर ऐसे करते होंगे तब वो ठंडी से बच सकते हैं। अच्छा तो आग कैसे जलाते होंगे, लकड़ी नहीं होगा तो लकड़ी नहीं होगा वहां आग कैसे जलाते होंगे। वहां ठंडी ज्यादा पड़ती, घर के अंदर कैसे रहते होंगे, किस चीज का घर बनाएंगे, सर मिट्टी से बनाएंगे घर। मिट्टी कहाँ रहता है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ होता है, जमीन होती ही नहीं है कहीं भी, पूरी जमीन को बर्फ है, तो सर बर्फ का ही घर बना देंगे। तो मतलब कि आपको ये नहीं बताना है कि बच्चों वहां इग्नू होता है, इग्नू में बर्फ को काट काट के ईंटे के समान यूज करते हैं, ये आपको नहीं बताना, बच्चे को वहां तक पहुंचाना है। बच्चा खुद पहुंचेगा कि अच्छा बर्फ से घर बना देते होंगे सर, अच्छा बर्फ से कैसे बनाएंगे, सर बर्फ को काट काट के जोड़ देंगे। अब ये बच्चा खुद बोलेगा तब आप बोलेंगे हाँ बर्फ से घर ऐसे ही बनाते हैं और दिखने में इस तरीके का होता है, इसको बोला जाता है इग्नू। अब इस तरीके से सिखाया हुआ ज्ञान बच्चे को हमेशा याद रहेगा, और वो ज्ञान उसके माइंड में स्थायी होता है, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट की तरह उसने क्रिएट कर लिया, उसने अपने ज्ञान को खुद ही निर्मित किया है। बस आपने उसे एक सहारा दिया, सुविधा दिया। और यही बोला जाता है टीचर को एक सुविधा प्रदाता होना चाहिए, और यही कला कहलाती है कौन सी, सृजनशीलता की या सृजनात्मक चिंतन की। और इसी चिंतन को बोला जाता है अपसारी चिंतन। और इसी चिंतन क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन। और यही होता है सृजनशीलता, सृजनात्मक चिंतन, या ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी यही हो जाती है, मानसिक उद्वेलन जो बोलते हैं विधि, उसमें भी सृजनशीलता ही करवाई जाती है बच्चों से, और बोला जाता है यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये तरीका आपने सिखाया तो बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को खुद ही निर्मित करेंगे। शुरू में आपने उनसे सहारा दिया, लेकिन आगे चल के बच्चा खुद ही डेवलप करना सीख जाता है हर एक चीज को। तो देखिए यदि इसके बारे में लिखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले पेज पे इसके बारे में लिखवा देता हूँ आपको। तो देखिए पहला, और बालक इंतजार में होंगे कब लिखवाएंगे गुरुदेव परिभाषा। पहला देखिए, मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन, मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन। मूर्त चिंतन प्रत्यक्षात्मक चिंतन। देखिए जिस वस्तु के बारे में, जिस वस्तु के बारे में चिंतन कर रहे हैं, यदि वह वस्तु सामने दिखाई दे रही हो, तो उससे, तो उस चिंतन को तो उस चिंतन को मूर्त चिंतन कहते हैं। अगला जो चिंतन, जो वस्तु आप, जिस वस्तु के बारे में चिंतन कर रहे हैं, नल टूट गया है कैसे बनाएंगे, बाइक का स्टैंड टूट गया, आप जुगाड़ लगाएं, अगर ये कुछ जुगाड़ भिड़ा देते तो बन जाता, कुछ पैसा ऐसा बचता। अब उसको देखते हुए कर रहे हैं, तो कौन सा चिंतन होगा, मूर्ति या प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अगला देखिए, दूसरा जो है अमूर्त या संप्रत्यात्मक, संप्रत्ययात्मक चिंतन, या इसी को बोलते हैं प्रत्यात्मक चिंतन। अब देखिएगा इसके बारे में बोला यार, जिस वस्तु के बारे में चिंतन कर रहे हैं,
वह सामने न हो, परंतु परंतु उस वस्तु के बिंब, या क्या बोलते हैं, संप्रत्यय, या जिसे आप प्रतीक का प्रयोग करके चिंतन करते हैं, उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। देखिए, जिस वस्तु के बारे में चिंतन कर रहे हैं वो सामने ना हो, परंतु उस वस्तु का बिंब, बिंब मतलब मस्तिष्क के अंदर जो फोटो बन जाता है गाय वगैरह, संप्रत्यय मतलब जिस जो कॉन्सेप्ट लेके हम बात करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करके हम चिंतन करते हैं, वो कौन सा चिंतन कहलाता है? अमूर्त चिंतन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। हर चिंतन में कोई ना कोई समस्या होगी। इसी की बात करें, कल्पनात्मक, या इसी को बोलते हैं विचारात्मक, विचारात्मक, या इसी को बोलते हैं तार्किक चिंतन। एकदम स्थायी होकर पढ़िए, भटकना नहीं है कहीं। देखिए, वह चिंतन जिसमें कल्पना का प्रयोग किया जाए, उसे कल्पनात्मक चिंतन कहते हैं। नाम से प्रतीत हो रहा है। और कोई समस्या आपके सामने कि पैसा कम है, कब आप चिंतन करते हैं कि हम रहते बड़ा कमा लेते? तभी करते हैं जब आपके पास पैसा बड़ा कम होता है, तो आप सोचते हैं अरे यार घर वाले बड़ा कम देते हैं पॉकेट में, हम रहते ना। अब चीज समस्या क्या है? कम होना पैसा। उसको आप कल्पना लगे करने, हम रहते तो ऐसे करते इतना कमा लेते हैं। तो वही होता है कल्पनात्मक चिंतन, जिसमें आप अपने कल्पनाओं का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगला जो चौथा है, जिसे बोलते हैं सृजनात्मक, या इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन। और सबसे बड़ी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में यही बोला जाता है, यही तो बनाना है बच्चों को, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये आपके लिए। तो देखिए, ऐसा चिंतन जो मौलिक हो, मौलिक मतलब बिल्कुल नया हो, तथा अद्वितीय हो, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। अद्वितीय मतलब वैसा कोई दूसरा ना हो। वही बोले ना, यदि कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं आ रहा है उससे, बार बार गलती कर रहा है, मतलब उसके सीखने का तरीका अद्वितीय है, सबसे अलग है, और मौलिक है, बिल्कुल नया तरीका उसके लिए इजाद करना पड़ेगा। तभी तो क्या होगा? सृजनात्मक चिंतन। इसलिए बोलते यदि कोई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब नहीं कि उसके में गलती है, गलती आपके सिखाने में है। आप नहीं समझ पाए अभी तक, बच्चे को पढ़ ही नहीं पाए कि बच्चे को सिखाना कैसे है, तो बच्चा सीखे कैसे? तो देखिए, सृजनात्मक चिंतन होता है जिसमें बच्चों के जो चिंतन करते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही मौलिक होते हैं, बिल्कुल नया। यदि उसी नल को बनाने को एक तरीका होगा कि जो बाकी जैसे बनाते हैं वैसे बनाएगा, पर ये आएगा तो सबसे नया, बिल्कुल आसान तरीका ढूंढेगा, सबसे मौलिक, बिल्कुल अलग ढूंढेगा, और अद्वितीय। वैसा कोई तरीका पहले आप देखें, आप कहेंगे अरे यार बड़ा सही, कभी होता ना कि अरे यार ये तो बड़ा सही जुगाड़ लगा दिया है, ऐसा तो कोई तरीका पहले हम देखे ही नहीं थे। मतलब वो बच्चे ने कौन सा चिंतन किया? सृजनात्मक चिंतन। देखिए, इसको भी लिख लीजिएगा।
आगे आते हैं। तो चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार नहीं, चिंतन के प्रकार नहीं, पहले आप नोट पॉइंट लिख लीजिए। नीचे आप नोट बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नीचे आप जहां आपने लिखा होगा चिंतन के बारे में, वहां आप नोट बनाइएगा, और नोट बना के उसके नीचे एक दो पॉइंट है जो चिंतन के बारे में लिखवा दे रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो चीज पूछता है, साइकोलॉजी में पूछ भी चुका है, अलग अलग टेट में लिखिएगा। और याद रखिएगा कि एक एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नजरअंदाज मत करिएगा, और चीजों को समझिएगा, समझ के उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन जेपी गिलफोर्ड ने कहा। पूछेगा सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन किसने कहा, तो कौन है, जेपी गिलफोर्ड है। दूसरा, तार्किक चिंतन को, तार्किक चिंतन को कल्पनात्मक वाला, तो तार्किक चिंतन को विचारात्मक, तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन जॉन ड्यूवी ने कहा। देख लीजिएगा, दोनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कि जॉन ड्यूवी ने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा। तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन किसने कहा, जॉन ड्यूवी ने कहा। सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन किसने कहा, जेपी गिलफोर्ड ने। इस दोनों पॉइंट को लिख लीजिएगा आप। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। चिंतन के आपने प्रकार पढ़ा, चिंतन क्या होता है, कितना प्रकार, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अलग से अपने अनुसार चिंतन को बांटा था। तो एक जो आपसे पूछता है, फिर से लिखिएगा, चिंतन के प्रकार किसके अनुसार, जिम्बार्डो। हाँ, नाम थोड़ा हैवी लग रहा है, जिम्बार्डो प्रोरुच, प्रोफेसर रुच, कहीं कहीं रुक लिखा रहता, आर यू के, कहीं रुच रहता। तो देखिए, जिम्बार्डो और प्रोरुच के अनुसार चिंतन के प्रकार, उन्होंने कहा कि जो चिंतन होते हैं, चिंतन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वलित चिंतन, एक कौन सा चिंतन, स्वलित चिंतन। एक होता है वास्तविक चिंतन। देखिएगा, उन्होंने कहा कि जिम्बार्डो प्रोरुच के अनुसार चिंतन दो प्रकार के होते हैं, स्वलित चिंतन और एक होता है वास्तविक चिंतन। स्वलित चिंतन मतलब जिसमें बच्चे किसमें खोए रहते हैं, कल्पना में। कल्पना मतलब कौन सा कल्पना, वो वाला नहीं जिसके पहले आप पढ़े, दिवा स्वप्न वाला, एक पढ़ेंगे, दिवा स्वप्न वाली जो कल्पना होती है उसमें खोए रहते, वो चिंतन कौन सी कहलाती है, स्वलित चिंतन। मतलब इस चिंतन में बालक इस चिंतन में बच्चे विवाह स्वप्न में खोए रहते हैं, जिसे आप कल्पना बोलते हैं। जो नहीं होता, पढ़े होंगे शेख चिल्ली वाली कहानी की, एक मुर्गी लाएंगे, अंडा देगी, फिर उससे दो मुर्गी होंगी, फिर अंडा देंगे तो चार होंगी, छः होंगी, फिर जब ढेर सारी मुर्गियां हो जाएंगी, ढेर सारे अंडा होंगे, फिर इतने अंडा ले जाके बेचेंगे तो फिर इतने पैसे मिलेंगे, तो और मुर्गियां लाएंगे। तो मतलब कि मुर्गी और अंडा का तो पता है नहीं, है तो है नहीं मुर्गी अंडा आपके पास, और उसको लाए भी नहीं है, छोड़िए लाने के बाद यूं नहीं पता कहाँ मिलेगी। पर आप संपूर्ण विचार रख लिए कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगे। और कक्षा 12 के जो बच्चे होते हैं इंटर वाले,
होते क्या है, आप भी थे तो सोचते थे कि अच्छा ये करेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, तो ऐसे करके ऐसे करेंगे तो यहाँ से इतना पैसा लगेंगे कमाने। तो सारे आपके कौन से दिवा सपना, मतलब कि आंखें खोल के आप सपने देख रहे हैं कि नहीं हम इतना अमीर हो जाएंगे, 4 मोटरसाइकिल खरीदेंगे, खूब मस्त बंगला बनवाएंगे गांव में, और जो आएगा तो देख के जलेगा पड़ोसी करी, कहाँ से इतना भयंकर बंगला बनवा लिया। लेके मोटरसाइकिल घूमेंगे, पड़ोसी जलेंगे, अरे गुड्डू चच्चड़ हाया भूसा से लेके डुकाटी सब खड़ा कर लिया मोटरसाइकिल में, थार खरीद लिया, बाप रे बाप। मतलब आप अभी तक शुरुआत कुछ हुआ नहीं है, और होने वाला भी शायद ही हो, लेकिन आप सारे के सारे सपने एक ही बार में क्या करते हैं, देख लेते हो। स्वलित चिंतन वो चिंतन होता है जो निराधार होता है, मतलब आप सोच तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता, आप दिवा स्वप्न देखते हैं बच्चे, वो कहलाती है स्वलित चिंतन। वास्तविक चिंतन होता है जो वास्तविक समस्या के ऊपर आधारित होता है। स्वलित चिंतन क्या होता है, इसमें समस्या का भी आता पता नहीं है, उसका समाधान भी नहीं निकलेगा, लेकिन बीच में सोचने में इतना मजा आता है कि बच्चे खूब ढेर सारा चिंतन करते हैं, तो होता है स्वलित चिंतन जिसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक होता है वास्तविक चिंतन, जिसमें कि वास्तविक समस्याओं के ऊपर आप विचार करते हैं, और वास्तविकता में उन विचार जो करते हैं वैसे आप कार्य भी करते हैं। जैसे सर बोले कॉपी चेक होगा, पहले कॉपी चेक हुआ करते थे जब हम लोग होमवर्क वगैरह रहते थे या लिखे जाते थे, तो होते थे 3-4 महीने में चेक कि कौन कौन नहीं पूरा किया अपना कॉपी या किसके अधूरे हैं। बोला था कॉपी चेक होगा, आपको पता चला कल कॉपी चेक होगा, मेरा भी पूरा नहीं हुए, अब आप दोस्त की कॉपी मांग के ले आते, रात भर दिन भर दोपहर बैठ के खूब घिसे पढ़े कि आज इसको पूरा कर ही देना है। तो मतलब चिंतन करते एक सेकंड के लिए, यार कल कॉपी चेक होगा, पिटाएंगे, बोल दे क्या कि नहीं आएंगे, लेकिन मास्टर ऐसा नहीं कि बड़ा मनहूस है, अगले दिन फिर खोज के बोलेगा तुम नहीं आया तो तुम दिखाओ हमको, दोस्तों को भरोसा नहीं, यो सब बोलेंगे सर ये नहीं आया था। तो ऐसा करते हैं लेके चलते, रात भर दिन भर चाप के लिखेंगे, पूरा कर ही देंगे। तो मतलब वास्तविक चिंतन होता है कि वास्तविकता में आप सही तरीके से उस चीज को चिंतन करते हैं। अब 12 में सपने देखना कि ऐसे ऐसे करके बाइक खरीद लेंगे, वो स्वलित चिंतन है। लेकिन 12 में ये सोचना कि मैथ का पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये नहीं आता इस पर भी ध्यान नहीं देंगे, या इस तरीके से इसको तैयार करेंगे, वो कैसा चिंतन है आपका, वास्तविक चिंतन है। तो देखिए जो वास्तविकता पर आधारित होता है, यह जो चिंतन होता है वास्तविकता पर आधारित होता है, यह चिंतन वास्तविकता पर आधारित होता है। तो देखिएगा यह जो चिंतन होता है वास्तविकता पर आधारित होता है, और ये जो चिंतन होता है दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं बच्चे, कोई इसका आधार होता नहीं है। तो देखिए उन्होंने कहा कि वास्तविक चिंतन है कौन सा चिंतन, स्वलित चिंतन। इधर सपने में खोए रहते हैं, कोई कार्य करना नहीं, बस दिन भर सुते पड़े हैं आलसियों की तरफ, खूब सपना देखे पड़े कि ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ा ही मंद मंद मुस्कान लिए जा रहे हैं और छेड़े जा रहे हैं। नहीं तो आदमी चिंतन में मुस्कान नहीं देता है, पर ये वाला चिंतन जो है ना स्वली ना, आप सोचते जाएंगे कि कल चलेंगे, देखेंगे, लेकिन मैं फिर ऐसे बोल देंगे, और चेहरे मंद मंद मुस्कान लिए कि हाँ कल ऐसे कर देना है, फिर उसके बाद ऐसे कमाएंगे, बड़े खुश हुए जा रहे हैं, दिल दिल खुश भी हो रहे हैं, करिए जब पड़ोसी या रिश्तेदार देख के जलेंगे कि इतना कमा लिया पैसा, आप सोच के खुश हो रहे करिए ऐसे जलेंगे तो शकल ऐसा बन जाएगा। तो होता है कौन सी चिंतन आपका, सोली चिंतन, मंद मंद मुस्कान वाला। वास्तविक चिंतन होता है जिसमें मुस्कान नहीं आएगा, आप सोच भी जा, सारे हाव भाव रुक जाएंगे आपके, आप चिंतन करेंगे अरे यार लिखना है, इसको ऐसे करना होगा, पेपर है तो ऐसे करेंगे, वो कौन चिंतन होता है, वास्तविक चिंतन। देख स्वली चिंतन मंद मुस्कान वाला है, कौन सा चिंतन, वास्तविक चिंतन वाला जो मुस्कान ही छीन ले। उन्होंने बोला कि वास्तविक चिंतन के भी 3 भाग होते हैं। उन्होंने वास्तविक चिंतन को बांटा कितने भागों में, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। उन्होंने वास्तविक चिंतन को बांटा कितने भागों में, 3 भागों में। अपसारी चिंतन, जिसे बोलते हैं आप सृजनात्मक चिंतन, दूसरा होता है अभिसारी चिंतन, और चौथा जो होता है आलोचनात्मक चिंतन। चिंता मत करिए, अभी आलोचनात्मक विवेचनात्मक सब पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए इसका समझिए, अपसारी चिंतन वो होता है जो कि बहुत ही क्या होता है, अभी आप पढ़े थे, मौलिक होता है। इसमें जो विचार करते हो कैसे होता है, अद्वितीय होते हैं। और सबसे बड़ा जो अंतर है, अपसारी चिंतन में कई सारे आंसर, इसमें जो उत्तर होते हैं अपसारी चिंतन में
बच्चे सोचने के लिए, विचार करने के लिए फ्री होते हैं। अपसारी चिंतन में विचार करने के लिए मुक्त होते हैं। पूरी तरह क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। बच्चे विचार करने के लिए पूरी तरह क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। अब सही रहेगा। हाँ देखिए, अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जो इसमें की बहुत ही मौलिकता देखने को मिलेगी, अद्वितीय होंगे उनके विचार सभी से। और सबसे बड़ी चीज, इसमें बच्चे विचार या फिर आप बोल सकते हैं चिंतन करने के लिए, उदाहरण देता हूं तो आप समझेंगे, मुक्त होते हैं। पूरी तरह क्या होते हैं? फ्री होते हैं। तो यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है, बंद अंत वाले मुक्त अंत वाले प्रश्न। अभिसारी चिंतन वो होता है जिसमें बच्चे विचार करने के लिए मुक्त नहीं होते। अब ऐसा नहीं कि मुक्त नहीं होते मतलब बांध दिया जाता है, नहीं होते। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? आलोचनात्मक चिंतन वो होता है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण तथा दोषों के बारे में निष्पक्ष चिंतन किया जाता है। निष्पक्ष होकर चिंतन करते हैं। लिख लीजिएगा, लिख लेंगे ना? नहीं लिख पाएंगे बोलिएगा, अगले में लिखवा देंगे। देखिए मैं बोल लूंगा अभी, पहले समझिए। स्वली वो मंद मंद मुस्कान वाला, बड़ा मजा आता है। वास्तविक जिनमें वास्तविकता पे होती है, लेकिन उन्होंने बोला वास्तविक में भी 3 वैरायटी। अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें बच्चे की अपसारी चिंतन वह चिंतन जिसमें बच्चों सोचने के लिए मुक्त होते हैं। मुक्त होते हैं मतलब वो फ्री होते हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे बोला जाए कि वह संख्या बताओ जिनको जोड़ने पे 10 आए। जैसे एक प्रश्न बोला गया बच्चों से, मैं इसको उदाहरण यहां लिख दे रहा हूं। वह संख्या बताओ, कहीं आप लोग एक ही मिक्स मत समझ लीजिएगा, बड़े ये देखिए अलग सेक्टर है, तुम ध्यान से देखिएगा। उदाहरण में लिखता चलो। जैसे अपसारी चिंतन का उदाहरण मैं इधर लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से। वह संख्या बताओ जिनका योग 10 आए। ये होता मुक्त अपसारी चिंतन, मतलब ऐसा चिंतन जिसमें विचार करने के लिए बच्चे मुक्त हैं। अब जैसे बोला गया वह संख्या बताओ जिनका योग क्या है? 10 आए। तो आप ही में से देखिए, आप कोई बोलेगा 5 + 5, ये भी सही है। 2 + 8, ये भी सही है। 7 + 3, ये भी सही है। 9 + 1, ये भी सही है। आपने बोला कोई 8 + 2 बोल देगा, ये भी सही है। 6 + 4, ये भी क्या है? सही। तो मतलब आप फ्री हैं, आप कोई भी उत्तर देंगे सभी सही है। आप किसी पर भी विचार करके कैसे भी उत्तर दे देते हैं। जैसे बोला जाता है गाय पे निबंध लिखो, हर बच्चा अपने तरीके से विचार करता है और अपने तरीके से गाय के ऊपर निबंध लिखता है। तो वो एक तरह से क्या करता है? अपसारी चिंतन। जैसे बोला जाए कि मान लो घर पे कोई नहीं है, तुमको भूख लगा है, तो तुम खाना क्या बनाओगे? अब हर बच्चा विचार करने के लिए फ्री है, तो कौन सा चिंतन करेगा? अपसारी चिंतन, जिसमें वो बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ कब होता है? अभिसारी चिंतन। जैसे बोला जाए भारत के प्रधानमंत्री कौन? अब इसका एक ही जवाब है, नरेंद्र मोदी जी। अब जाहिर सी बात है, यदि बच्चे को भारत का प्रधानमंत्री कौन है आपसे पूछ लिया जाए, यदि पता है तो जवाब आएगा नरेंद्र मोदी। और नेक्स्ट सेकंड के लिए सोचिए आपको नहीं पता, तो आप सीधे बोलेंगे नहीं पता है। उसमें आप मतलब अपने तरफ से कोई विचार आप मिक्स नहीं कर सकते। अपसारी चिंतन में बच्चे अपने पूर्व ज्ञान, अपने अनुभव, अपने विचारों को मिक्स करते हैं और उत्तर में आपको बताते हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। पर अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें कि उत्तर बिल्कुल फिक्स होता है, या तो वही आंसर रहेगा, नहीं तो उसके अलावा दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है। तो वो कौन से चिंतन कहलाते हैं? अभिसारी चिंतन। जैसे आपने पूछा बच्चे से कि बताओ भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन है।
अब या तो आपको पता है या तो नहीं पता है, पता है तो वही आंसर आएगा, नहीं पता है तो अपने तरफ से कोई दूसरा नाम नहीं जोड़ देंगे कि फलाने भी हो सकते हैं। पूछा जाए आपसे कि आपका नाम क्या है, यदि पता है तो आप बताएंगे अपना नाम, ओके, याद रखोगे तो आप अपना नाम नहीं बता पाएंगे कुछ भी। तो देखिए अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें कि बच्चे सोच विचार करने के लिए मुक्त नहीं होते, बिल्कुल आंसर फिक्स होता है, वही आंसर बताना है। आलोचनात्मक चिंतन वह चिंतन होता है जब किसी व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण तथा दोषों के बारे में निष्पक्ष होकर आप कोई बात कहते हैं तो आलोचनात्मक चिंतन होता है। आलोचनात्मक मतलब होता है जैसे की जाती है ना कि इस चीज के ऊपर आलोचना कीजिए, तो आलोचना कीजिए का अर्थ यह नहीं होता कि उसकी सिर्फ बुराई बताइए। आलोचना करने का अर्थ होता है कि यदि बोला जाए कि आपका दोस्त है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आलोचनाएं कीजिए, तो आलोचना का मतलब ये नहीं बुराई कीजिए, आलोचना का मतलब होता है उसके गुण और दोष दोनों चीजों को बिल्कुल निष्पक्ष होके आप जब बताते हैं तो वो क्या कहलाती है, आलोचना करना। बिल्कुल निष्पक्ष होकर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट गुण और दोष दोनों चीजों के बारे में आप जब चिंतन करके बताएंगे तो वो चीजें कहलाती है आलोचना करना। तो देखिएगा इस चीज को फिर समझा देता हूं आपको, इसमें ज्यादा हो गया। तो जिम्बार्डी और प्रोरुच ने चिंतन को पहले बांटा दो भागों में, एक कौन सा, स्वली, और दूसरा कौन सा, वास्तविक। वास्तविक को बांटा तीन भागों में, एक अपसारी, एक अभिसारी और एक चिंतन जो है आलोचनात्मक। अपसारी चिंतन वह होता है जिसको आप बोलते हैं सृजनात्मक। पहली बात, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके कई उत्तर होते हैं। दूसरी चीज, चिंतन करने के लिए बच्चे मुक्त होते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर निश्चित होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरा चीज, इसमें बच्चे चिंतन करने के लिए मुक्त नहीं होते, चिंतन के लिए मुक्त नहीं होते। आगे ले लिया जाए, आलोचनात्मक चिंतन वह चिंतन जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, बड़ा दिक्कत है मात्रा का, आप ही लोग मात्रा सिखा देते, के गुण तथा दोष, गुण तथा दोष के बारे में निष्पक्ष चिंतन। जब किसी आप व्यक्ति के गुण और दोष के बारे में निष्पक्ष होकर चिंतन करते हैं आलोचनात्मक होता है। स्वली चिंतन वह जिसमें बच्चा कहाँ खुला रहता है, दिवा स्वप्न में। वास्तविक चिंतन होता है जो उस वास्तविकता के आधार पर की जाती है। ये हो गया आपके जिम्बार्डो और प्रोरुच के अनुसार। मैंने फिर से इसको लिख दिया आपको समझाने के लिए, प्रोरुच के अनुसार, रुच है रुच। और यदि आपको लगेगा नहीं थोड़ा कंफ्यूजन है जो भी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वाले में और अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। और यदि समझ में आ गया हो ये भी लिख दीजिएगा नहीं सर आ गया है, ताकि नहीं मुझे भी लगे कि नहीं आ गया है आप लोग को, क्योंकि आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा तो पता नहीं चलता है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सामने बैठे रहते हैं ऑफलाइन में सभी होशियार सृजनशील बालक मेरे, तो देख के समझ में आ जाता है कि किसको नींद लग रहा है, कौन सा उब रहा है, तो थोड़ा इसको उठाते हैं नींद से, हंसा देते हैं या सुला ही देते हैं हमेशा के लिए। या फिर कौन सा बच्चे को समझ में आ रहा है किसको नहीं, या फिर कौन डाउट में है पूछ नहीं पा रहा है। तो इसलिए आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहां भी ना समझ में आए तो उसको प्लीज आप जरूर उसे पूछ लिया करिए, उस पर रुका मत करिए, उसको पूछ लिया करिए। क्योंकि यहाँ पे जाहिर बात है मैं नहीं समझ पाता हूँ कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। यदि आ भी रहा है तो जरूर कमेंट में लिख दिया करें नहीं सर समझ में आ गया है, ताकि मुझे भी यह रहे कि नहीं कि जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए वो सही है। और यदि नहीं आएगा तो मैं उस तरीके में बदलाव लाऊंगा, क्योंकि बोलो ना हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, तो मैं अलग तरीके लेके आऊंगा। कोई तो तरीका आपको आएगा ही, बहुत तरीके हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आगे चलते हैं।
अगला चलते हैं चिंतन के सोपान। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है? बने रहिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? देखिए, और दिक्कत होगा वो भी बता दीजिएगा। चिंतन के सोपान, सोपान मतलब हो रहा चरण, स्टेज। कैसे होता है आपको पता है? शुरुआत तो होगी समस्या से ही। चिंतन पहले क्या आती है हम लोग के पास? समस्या। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? समस्या। आपने पढ़ चुका है, बस उसी चीज को दिमाग में रखिए। कि सोपान उपान बस लिखने को दे देता है चरण, तो आपको कोई नया नहीं लगना चाहिए, वही चीज है, कैसे कैसे हल होता है। देखिए, पहले आती है आपके सामने समस्या। दूसरी बार आप करते हैं समस्या का आकलन। आपके सामने एक समस्या आई बहुत भयंकर, बाप रे डर गए। फिर समस्या का आकलन करते हैं कि पूरी समस्या है क्या, क्या समस्या है, किस वजह से समस्या है। तीसरा, संबंधित तथ्यों का संकलन, मतलब कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। संकलन मतलब क्या? इकट्ठा करना। मतलब तो गलत होकर बना लीजिएगा, बोल ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आती है समस्या। जब एक बार आपको समस्या का झटका लगता है, आप समस्या करते हैं आकलन कि ये आया कहाँ से, किस वजह से आया, कि समस्या है क्या, क्या क्या है जिसकी वजह से इतनी समस्या उठ खड़ी हुई है, ये होता है। फिर आप उससे संबंधित डेटा जुटाते हैं कि अच्छा ये है तो इसको तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, इनको तो इससे सुधारा जा सकता है, ऑनलाइन वाले को ऐसे पढ़ाया जा सकता है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको इस तरीके से तो मतलब आप ढेर सारे डेटा, ढेर सारी चीजें, संबंधित तथ्यों का क्या करते हैं? संकलन, मतलब उसको इकट्ठा करते हैं, संकलित करते हैं, इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। जब ढेर सारे तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, संकलित करते हैं, चौथा होता है निष्कर्ष पे पहुंचना। चौथा क्या होता है? निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अब पांचवा होता है निष्कर्ष का परीक्षण, या फिर बोलते हैं मूल्यांकन। दोनों शब्द यूज करता है। देखिए, पहले आपके सामने आती है क्या? समस्या। अब कोई समस्या है घर में, नहीं रहे कुछ भी कि अब भाई जैसे आपके सामने समस्या है किसी चीज को लेके कि आप आए, याद करने के लिए बोला गया था कल याद करके आइए, अब याद करके आप नहीं पहुंचे हैं। अब टन से आपके दिमाग पहुंचा, अरे बाप रे हमको तो याद है ही नहीं, याद है ही नहीं। तो आपको जैसे झटका लगता है वैसे दिमाग आपका आकलन करता है कि समस्या है क्या, क्यों इतना डर रहे हो। तो बोलेगा अरे गुरु जी दिए थे साइकोलॉजी पूरा याद करके आओ, ये याद होगा ऑफलाइन वालों को। बोले थे 20 पेज लिखवा के याद करवाएंगे। देखिए याद आएगा, गुरुजी बोले थे, अब जाके याद आएगा देख के वीडियो की। गुरुजी बोले साइकोलॉजी 20 पेज लिखे याद करके आओ, नहीं किसी दिन पूछ के तोड़ेंगे। तो साइकोलॉजी याद करके आओ, और हमको याद नहीं है, तो दिमाग याद नहीं है, और याद नहीं है तो क्या होगा? तोड़ाएंगे भी। ये आपका दिमाग क्या करता है? उससे संबंधित आकलन, क्या कि क्या चीज है, क्या बात है, क्यों इतना दुखी हो, सब चीज होता है। संबंधित तथ्यों का संकलन, इस तथ्य की जगह आप विकल्प भी लिख सकते हैं। अब विकल्प तथ्य आपका दिमाग सोचता है कि अच्छा ऐसा करो, कुछ टॉपिक तो याद होगा, चलो भाई कुछ आपको टॉपिक तो याद होंगे ना। कुछ टॉपिक नहीं देखा, आपको कथन याद होगा, एक कथन तो याद होगा ना। हाँ भाई एक कथन याद है, चलो कथन नहीं याद है, कुछ का परिभाषा और भाषा तो जानते होंगे, कुछ तो दिमाग में होगा आपके। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आना शुरू होती, विकल्प। पर यार कुछ तो याद है, कथन याद है, ये याद है। तो फिर आपका दिमाग कहता है अरे अच्छा ये याद है। तो ऐसा है कि गिलफोर्ड वाला कथन याद है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे ही सर किसी और से पूछेंगे बता हम देंगे, सर को लगेगा हमको आता है तो हमसे नहीं पूछेंगे, मेरा कोटा पूरा हो जाएगा। अब आपके दिमाग विकल्प बनाना शुरू किए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं आता, एकदम एकदम छुप जाते हैं, ब्रेंच के नीचे छुप जाते हैं, दुपक के न देखेंगे न वो पूछेंगे। भाई आप ऐसा कर नजरें नहीं मिलाएंगे, चुपचाप ऐसे किए रहेंगे, न देखेंगे न पूछेंगे। कभी दिमाग बोलेगा अरे, किसी के दिमाग कैसे बोलेगा अरे नजर मत छुपाना, नहीं पकड़ लेंगे, तो नजर छुपा रहा उसी से पूछना है। तो चुपचाप सर के तो मुस्कुराते हुए देखें, उनको लगे नहीं बोले क्या कॉन्फिडेंस में सब याद करके आया है। तो ये आपके दिमाग में विकल्प आना क्या होते हैं? शुरू। अलग अलग व्यक्ति उसमें से अलग अलग विकल्पों का चुनाव करता है, क्योंकि होता है क्या व्यक्तित्व भिन्नता, सभी एक ही विकल्प का चुनाव कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबके सोच विचार अलग होते हैं। तो जाहिर बात है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विकल्पों का चुनाव करता है।
उसी को बोलते हैं निष्कर्ष पे पहुंचने का मतलब होता है जब आप एक विकल्प का क्या कर लेते हैं, चुनाव। एक विकल्प का चुनाव कर लेना ही क्या कहलाता है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष का परीक्षण जब आप उस एक विकल्प का चुनाव करते हैं, जब दिमाग में विकल्प आते हैं, उस विकल्प का चुनाव करते हैं, तो उस विकल्प का भी आप क्या करते हैं, परीक्षण। विकल्प का क्या करते हैं, परीक्षण। यही चीजें होती हैं कि ये होती है एक समस्या समाधान के समय की जाने वाली सारी चीजें। इसको साफ साफ आपको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि कैसे समस्या आती है। देखिएगा, चलिए वहां तक तो समझ जाएंगे। इसको और तो उदाहरण है आपके, समझिएगा। समस्या में क्या आती है आपके सामने, एक समस्या कोई भी हो सकती है। समस्या का आकलन में क्या करते हैं, आप समस्या के बारे में जानते हैं, समस्या के बारे में पता लगाते हैं, क्या है, कहां से आया है, पता लगाते हैं। संबंधित तथ्यों का संकलन मतलब समस्या से जुड़े सभी तथ्यों को इकट्ठा करना। जैसे जो चीज नहीं याद है, मार खाना है, जो भी, मतलब उससे जुड़ी जितना दुनियादारी की, इनको ये मनवा सकते हैं, इनके परिचय की है, उनके परिचय को वो है, पिटा सकते हैं, मम्मी से बोलेंगे शायद पिटाई से बचा देती है, सारे तथ्य आप अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं। निष्कर्ष जब आपके दिमाग में क्या उत्पन्न होने लगे, विकल्प, कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, तो विकल्प के बाद आप क्या करते हैं, उस विकल्प का क्या करते हैं, परीक्षण, कि नहीं ये जो विकल्प सोचा है ये सही है कि गलत। विकल्प का क्या करते हैं, परीक्षण। कि जो हमने विकल्प सोचा कि मम्मी से बोल देंगे कि तो मम्मी बचा लेंगी, पिटाने नहीं देंगी, अब पता चला मम्मी पहले ही से तेज, कि जैसे तो आप बताने के तो ऐसे बार पकड़िए, बोली पहले अपने मारी झाड़ू से भी पकड़ के बाल नचाते ले गए कि देखिए ये आपका लड़का ये ऐसे किया है, लो अभी बचना चाहते थे, मम्मी और 2 लाइन बढ़ा के और पिटवा दी। तो होता है विकल्प का परीक्षण, पहले सोच विचार कर लीजिए कि कहीं मम्मी ही ना पिटवा दें। ऐसी बात होती है, जब गलती करेंगे तो मम्मी पीटेंगे कि ऐसा थोड़ी ना कि छोड़ देंगे, बड़ा बुरा तोड़ाई होगा। तो ये होता है विकल्प का क्या करना, परीक्षण। ये होते चिंतन के सोपान। पहले आपके सामने समस्या आती है, आप समस्या का आकलन करते हैं, फिर जो संबंधित तथ्य उन सभी को इकट्ठा करते हैं, विकल्प आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उन निष्कर्ष का परीक्षण करते हैं कितना सही है, फिर निष्कर्ष कितना गलत है, मतलब कितना वैध है निष्कर्ष आपके लिए, कितनी तरह लीगल है, ऐसा नहीं कि आपको उल्टा और ज्यादा फंसा दे। ये होते हैं चिंतन के सोपान, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते यदि कथन की तरफ, हमको लग रहा है वीडियो लंबा भी हो रहा होगा, पर लिख लीजिए कथन। पहला कथन, वैलेंटाइन। पहला कथन, वैलेंटाइन। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करते हैं चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करते हैं जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार उद्दीपक, या इसे क्या बोलते हैं, लक्ष्य की ओर, उद्दीपक या इसी को बोलते हैं लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। देखिए, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करते हैं जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, मतलब बहुत ढेर सारे विचारों की श्रृंखला होती है, आपको मालूम है चिंतन में, किसी उद्दीपक विचार उद्दीपक या लक्ष्य की ओर, यहाँ आपको कॉमा लगा लीजिएगा। उद्दीपक मतलब जो चीज आपको
चाहिए या लक्ष्य जो आपका टारगेट है उसकी ओर अविराम गति से बिना रुके एकदम प्रवाहित होता रहता है, धड़ाधड़ एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। अगला कथन किसका है? कहाँ गया, खुल नहीं रहा है। अगला कथन लिखिएगा, सिल्वर मैन। लिखते जाइएगा। बहुत से बच्चे होंगे जो कभी ट्रिक के इंतजार में होंगे कि नहीं ट्रिक भी लेके आए तब सही है, तो उनके लिए भी ट्रिक भी लाना होगा। कमेंट में लिखते हैं कि नहीं सब ट्रिक के लिए? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, बहुत सेंसिटिव बैठा हुआ है क्या? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो उद्दीपन, मक्खी बैठी हुई है क्या, एक सेकंड, जो उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करता है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो उद्दीपन या घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्र द्वारा किसी समस्या का समाधान करता है, समाधान करने में मदद करता है। इसको लिख लीजिएगा। तो फिर अगला कथन मैं लिखता हूं। अगला कथन लिखिए रॉस का, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक क्रिया है। मतलब जो चिंतन होता है जिसमें एक मानसिक प्रक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, ज्ञानात्मक क्रिया, मतलब सोच विचार करना, अमूर्त चिंतन करना, कल्पना करना, ये सारी चीजें ज्ञानात्मक कहलाती है। इसी को आप संज्ञानात्मक बोलते हैं, मानसिक क्रियाएं होती हैं। तो उसी को रॉस ने फैला के ले दिया कि चिंतन जो होता है मानसिक प्रक्रिया का एक ज्ञानात्मक क्रिया है, मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक क्रिया है। अगला लिखिए, गैरेट के अनुसार चिंतन एक सबसे बेहतरीन चीज, ये सीधे सीधे लिख दिया, चिंतन एक अदृश्य प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं, यहाँ से ज्यादा सुटेबल रहेगा, अदृश्य व्यवहार है जिसमें, पढ़े थे ना, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों तथा संकेतों का प्रयोग किया जाता है। रस तो नहीं जा रहे हैं कि इतना लिखवा तो दे रहे हैं, याद होगा कैसे, बता रहे हैं कैसे याद होगा। एक लास्ट लिख लीजिएगा, कागन एवं हेमैन का। नाम भी अच्छा है, कागन, गन मतलब बंदूक, तो किसका कथन है, कागन एवं हेमैन का। तो लिखिएगा, अगला कथन लिखते हैं, कागन एवं हेमैन का। ये सीधे बोलते हैं, प्रतिमाओं
प्रतीकों, और किसका प्रयोग करते हैं? संप्रत्यों, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों, जो भी आप सारी चीज जानते हैं, नियमों आदि। और चिंतन जो होती है न शुरू का होता है न लास्ट का होता है, कहाँ का होता है? बीच का। इसलिए प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों आदि मध्यस्थ, आदि मध्यस्थ इकाइयों के, आदि मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहते हैं। उसको एक बार लिख लीजिएगा, फिर मैं समझा देता हूं। देखिएगा, वैलेंटाइन बोले चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करते हैं जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, मतलब चिंतन प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, मतलब बहुत ढेर सारे विचार उद्दीपक या जो आपका उद्दीपक या लक्ष्य होता है उसकी ओर अविराम गति से, मतलब बिना रुके एकदम प्रवाहित होते हैं, वो क्या कहलाता है? चिंतन। तो देखिए, ब्रेक तो बन गया देख कर ही। एक मिनट, तो देखिएगा, चिंतन शब्द का प्रयोग उसके लिए करते हैं जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, बहुत ढेर सारे विचार उद्दीपक या लक्ष्य की ओर अविराम गति से क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। अविराम गति से क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? चिंतन बोला जाता है। तो देखिए, ऐसे याद कर सकते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन देखते ही होंगे कि उनका जो दीपक या लक्ष्य होता है, अब जो भी आपके पुरुष मित्र होंगे या महिला मित्र होंगे, तो आपके जो पुरुष मित्र या महिला मित्र होते हैं, जैसे आपका वैलेंटाइन डे आता है तो पुरुष मित्र महिला मित्र आपके क्या होते हैं? दीपक या लक्ष्य, और उनकी ओर आप किस गति से प्रवाहित होते हैं? अविराम गति से, बिना सोचे समझे, बस मिलना है तो मिलना है। तो अपने पुरुष मित्र या महिला मित्रों तो वैलेंटाइन डे के दिन अविराम गति से आप क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। सिल्वरमैन ने देखिए क्या कहा कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करता है। तो देखिए, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी मैन मतलब आदमी, तो ऐसे समझिए। सिल्वर क्या है? उद्दीपन है, हर किसी को लालच होता है, पाना चाहता है, उद्दीपक है। और प्रतीकात्मक मतलब क्या? एक प्रतीक के रूप में सिल्वर के चलते हैं ना, सिक्के वगैरह प्रतीक के रूप में होते हैं, सिक्के वगैरह प्रयोग किए जाते हैं, दूर पड़ा रहेगा आपको दिख जाएगा। तो सिल्वर क्या होता है? सिल्वर एक उद्दीपन है जिसको व्यक्ति पाना चाहते हैं, लक्ष्य की तरह है, पाना चाहते हैं। उसके चक्कर में बहुत ढेर सारी घटनाएं भी हो जाती है, चोरी वगैरह भी हो जाती है, किसी का कोई चांदी चुरा लेता है, किसी का चैन स्केचिंग हो जाता है, खींच लेता है, इसलिए आर्टिफिशियल पहन के जाना चाहिए। और घटनाएं जब होती है, घटनाएं आपको प्रतीक के रूप में क्या होते हैं? याद हो जाती है। अरे एक बार जा रहे थे, दिमाग में एकदम चित्र बन जाएगा, जा रहे थे ऐसे ऐसे तो चोरी हो गया। तो सिल्वर मतलब चांदी, चांदी एक उद्दीपक है, उद्दीपक है तो सब लोग पाना चाहते हैं, उसके चक्कर में बहुत सी घटना होती है, और जब का घटना होती है तो आपके मस्तिष्क में प्रतीक के रूप में क्या हो जाती है? बिल्कुल चित्रित हो जाती है। तो ये किसका कथन है? सिल्वरमैन का। एकदम शानदार बताएंगे। देखिए, दास ने बोला चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक क्रिया है। ये तो सीधे लग गया। देखिए, ज्ञानात्मक, ज्ञान कभी, मानसिक मतलब दिमाग को, ज्ञान कभी आपको रास आता ही नहीं। सही बात बोले ना, ज्ञान आपको कभी रास आता ही नहीं। अरे आपको क्या, हमको किसी बच्चे को भी ज्ञान वाली बातें कभी रास नहीं आती हैं। तो रास ने बोला मानसिक प्रक्रिया का क्या है? ज्ञानात्मक क्रिया है। गैरेट, चिंतन एक अदृश्य व्यवहार है जिसमें प्रतीक तथा संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, रेट मतलब क्या होता है? चूहा। चूहा कैसा व्यवहार करता है? अदृश्य। चूहे का व्यवहार कैसा? अदृश्य। बिल में क्या हो जाता है? छुप के अदृश्य हो जाता है, सामने नहीं आता है। आएगा देखे तुरंत भाग जाएगा, तुरंत गायब हो जाता है चूहा। तो पकड़ना चाहेंगे तुरंत क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो चूहे का व्यवहार कैसा होता है? अदृश्य व्यवहार होता है। और उसको यदि किसी को बताना होगा तो किसका प्रयोग करते हैं? प्रतीक या संकेतों का।
चूहे का व्यवहार कैसे बोलेंगे? देखो चूहा 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 तो क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा, भाग जाएगा। रेड मतलब चूहा, बोलेंगे चूहा चूहा तो अदृश्य हो जाएगा, चूहा भाग जाएगा बिल में। इसलिए यदि बताना है किसी को कहाँ है चूहा, तो प्रतीक या संकेत प्रयोग कैसे बोल मत दीजिएगा चूहा, नहीं तो भाग जाएगा। तो रेड मतलब चूहा, चूहा क्या होता है? अदृश्य होता है। और ये आपको किसी और को बताना है यहाँ चूहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? प्रतीक या संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अरे ट्रिक शानदार लगे तो एक बार जरूर बताइएगा, ताकि हमको समझ में आए कि नहीं सही है ये ट्रिक या फिर बेवजह ही बता रहे हैं, तो कुछ नया सोचे तरीका आपके बारे में। अरे ट्रिक लगे शानदार तो एक सेकंड निकाल कर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल। कागन एवं हेमैन इन्होंने बोला कि प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों आदि मध्यस्थ बीच की इकाई होती है। जाहिर बात ये जितने भी चीजें चिंतन के साधन है, और चिंतन खुद ही जब बीच में आता है समस्या समाधान के, तो सारे साधन भी चिंतन कहाँ आएंगे? बीच में। तो सीधी बात है जो मध्यस्थ इकाई होते हैं उसके क्या जोड़ तोड़ को चिंतन कहते हैं। मुख्य वर्ड क्या है? जोड़ तोड़। मुख्य वर्ड क्या है? जोड़ तोड़। तो देखिए हेमन मतलब मैन, मैन मतलब आदमी होता है। कागन ट्रिक बनाते हैं। हाँ देखिए मैन मतलब आदमी को क्या दे देंगे? गन, गन मतलब बंदूक। और जब दे देंगे बंदूक तो क्या करता है? कभी कभी जोड़ेगा और कभी कभी तोड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अरे बंदूक थमा दिए व्यक्ति को तो कभी कभी जोड़ेगा, कभी कभी किसका काम करता है? तोड़ने का भी काम करता है। तो जोड़ तोड़ वाला काम क्या कर देता है? शुरू कर देता है। बोलते हैं ना कभी बंदूक के दम पे जोड़ भी देगा और कभी बंदूक के दम पे तोड़ भी सकता है। तो कागज मैन में कौन सा शब्द आता है? जोड़ तोड़। बस ऐसे याद रखिए, लग जाएगा आपके। गैरेट में क्या आएंगे? चूहा अदृश्य होता है। अदृश्य होता है तो बताने के लिए कि नहीं भाई चूहा कहाँ है, तो किसका प्रयोग करेंगे? बोलना नहीं, प्रतीक का प्रयोग करेंगे। रास का क्या कथन है? चिंतन। ऐसे याद करिए चिंतन का रास का क्या कथन है, ये नहीं कि अधिगम वाला भी यही मिक्स कर दीजिए। चिंतन का रास का क्या कथन है? चिंतन का रास का कथन है ज्ञान किसी को रास नहीं आता है। और देखिए वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के दिन जो आपका उद्दीपक लक्ष्य होता है, महिला मित्र या पुरुष मित्र, उसकी तरफ आप अविराम गति से क्या होता है? प्रवाहित एकदम दौड़ते चले जाते हैं। सिल्वर मैन में क्या रहा? सिल्वर हर व्यक्ति का क्या होता है? उद्दीपक चाहता है। जब उसे चाहता है तो उसके चक्कर में क्या होते हैं? घटनाएं। और जब घटनाएं होते हैं, हादसा होते हैं, तो आपके प्रतीक मस्तिष्क में एकदम बिंब के रूप में छप जाता है। तो बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ये आपके सारे कथन थे, ये चिंतन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा एक बार जरूर। और ट्रिक वगैरह बताइएगा, पढ़ाने का तरीका कैसा है। यदि कुछ गड़बड़ हो तो जरूर उस पर भी राय दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या कैसे, एकदम आलोचनात्मक आप चिंतन कीजिए और बताइए क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट, ताकि प्लस को और अच्छा किया जा सके, माइनस को सुधारा जा सके। तो इन सारी चीजों को जरूर बताइए कमेंट करके। एक सेकंड निकाल के, आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ एक सेकंड निकालिए, 2 लाइन कमेंट में लिख दीजिए, ताकि उससे हमको मालूम चलता रहे कि नहीं क्या चीज सुधार करनी, किसे कैसा करना है। क्योंकि बिना इसके इस चीज को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता। सामने होते तो मैं पकड़ सकता था, पर ऐसे नहीं बनाया सकते। इसलिए आपके कमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अरे रील वगैरह बहुत स्टेटस पे आपको देखते हैं लगा के मार देते शेयर। शेयर वाला बटन होगा ना, शेयर पे क्लिक करिएगा और कॉपी लिंक का पहला ऑप्शन होगा, लिंक कॉपी कर लीजिए और व्हाट्सएप पे जाके बस लिंक क्या कर दीजिएगा? पेस्ट। स्टेटस पे जाके लिंक क्या कर देना है? पेस्ट कर देना है। फेसबुक, मेसबुक, इंस्टाग्राम जहां मन करे वहां लिंक क्या कर दीजिए? पेस्ट करिए। ग्रुप में सब पेस्ट मार दीजिए। तो ये काम आप जरूर करिएगा कि दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और कमेंट में जरूर लिखना मत भूलिएगा कि क्या है कैसे। बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन करना है, उसमें कोई भी एकदम सोच विचार नहीं, कम आलस नहीं करना है। तो ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, क्लास भी लंबा हो गया होगा। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।